जय हिंद सीटेट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की सीटेट की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाए जाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को स्कूल द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। इससे छात्रों को मदद मिलेगी किसमें? ये दोस्तों हमें बतानी है, एस्पिरेंट्स हमें बतानी है कि भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाए जाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को कहां पर ले जाया गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। आप लोग इसे भी पॉइंट कर लेंगे। तो बताने है कि इससे छात्रों को किसमें मदद मिलेगी। तो देखिए, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करना, इसमें क्या होगा? छात्रों को मदद मिलेगा। यानी कि वो लोग क्या करेंगे? अधिगम को वास्तविक जीवन से समझेंगे, संबंधित करना, इसका क्या होगा? मदद मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करना। यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, कक्षा में पोषण विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ये हमें बतानी है कि कक्षा में पोषण विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते? तो देखिए, छात्रों से अपनी टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे? छात्रों से उनके टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहेंगे और शिक्षक द्वारा समझाए गए सामग्री को दिखाएंगे। यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कक्षा में पोषण विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए छात्रों से कहेंगे कि वो अपना टिफिन बॉक्स खोलें और शिक्षक के द्वारा समझाए गए सामग्री को देखें। यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल एस्पिरेंट्स करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। इससे जो छात्र हैं दोस्तों, वो पोषण विषय को बिल्कुल प्रभावी ढंग से क्या करेंगे? समझेंगे। ये प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को ये करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी ईवीएस पढ़ने की विधियां हैं? ये साथियों हमें बतानी है कि इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य जो सभी ईवीएस पढ़ने की क्या है? विधियां हैं। यानी कि किनको छोड़ करके? तो देखिए, व्याख्यान के माध्यम से समझाना, इसको छोड़ करके बाकी जो तीनों है, सहायक अधिगम, निर्देशित अन्वेषण और समस्या समाधान, ये तीनों क्या है? ईवीएस पढ़ने की विधियां हैं, पढ़ाने की विधियां हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, व्याख्यान के माध्यम से समझाना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसे एक उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। इसका मतलब इसका क्या था? एक उद्देश्य था, उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? ये हमें बतानी है कि आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, हमारे विचार से, एक शिक्षक के विचार से जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है शिक्षार्थियों के लिए एक रचनात्मक माध्यम प्रदान करना। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का क्या किया गया?
आयोजन किया गया। इसे एक उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। वही दोस्तों हमें बतानी है कि इन विकल्पों में सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा था। तो आप लोग याद रखेंगे, शिक्षार्थियों के लिए एक रचनात्मक माध्यम को प्रदान करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, प्रीति कक्षा 5 के छात्रों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों को पढ़ाते हुए प्रदूषण पर अधिक जोर देना चाहती हैं। क्या करती हैं? प्रदूषण पर अधिक जोर देना चाहती हैं। उसके लिए वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावशाली होने की संभावना है? साथियों, प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, प्रीति कक्षा 5 के छात्रों को क्या पढ़ाती हैं? पर्यावरण संबंधी मुद्दों को पढ़ाती हैं और प्रदूषण पर अधिक जोर देना चाहती हैं। प्रदूषण के बारे में वो और अधिक बताना चाहती हैं। इसके लिए वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सी जो गतिविधि है ये सबसे अधिक प्रभावशाली होने की संभावना है, ये हमें बतानी है। तो देखिए, सबसे अधिक जो प्रभावशाली होने की संभावना है वो है छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाएं करने के लिए कहना। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाएं यानी कि ग्रुप में परियोजनाएं बनाने के लिए करने के लिए कहना, ये सबसे क्या है? सबसे अधिक प्रभावशाली होने की संभावना है ये विधि। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, जानवरों पर एक अध्याय पढ़ाने के बाद शीतल ने अपनी कक्षा 4 के छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की व्यवस्था की। इससे छात्रों को मदद मिलेगी। ये साथियों हमें बतानी है, एस्पिरेंट्स हमें बतानी है कि जानवरों पर एक अध्याय पढ़ाने के बाद जानवरों पर एक अध्याय पढ़ाने के बाद जो शीतल है, क्या है, एक शिक्षिका है, वो कक्षा 4 के छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की क्या करती हैं? व्यवस्था करती हैं। तो बतानी है कि इससे छात्रों को किसमें मदद मिलेगी। तो देखिए, इससे छात्रों को कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में मदद मिलेगी। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चिड़ियाघर ले जाने का मेन मकसद क्या होगा? इससे ये होगा कि जो छात्र हैं उन्हें कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन के स्थितियों से जोड़ने में क्या होगा? मदद मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कक्षा 4 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ अध्यायों में सर्वेक्षण और लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमें बतानी है। कक्षा 4 के ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में बुक में कुछ अध्यायों में क्या देखने को मिलता है? सर्वेक्षण और लेखन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, छात्रों को खोजने और सीखने का अवसर प्रदान करना। यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। छात्रों को खोजने और सीखने का अवसर प्रदान करना, ये क्या है? सर्वेक्षण और लेखन का मुख्य उद्देश्य है, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, खेल जो हम खेलते हैं। क्या है? खेल जो हम खेलते हैं विषय को पढ़ाने में छात्रों की अधिगम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति अधिक प्रभावशाली होगी? ये हमें बतानी है। कौन सा विषय है? खेल जो हम खेलते हैं। ये विषय को पढ़ाने में छात्रों की अधिगम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति अधिक प्रभावशाली होगी? तो देखिए, छात्रों को खेल के मैदान में ले जाएं और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खेलने को दें। ये सबसे क्या होगी दोस्तों? ये जो शिक्षण रणनीति होगी सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। किस विषय में? खेल जो हम खेलते हैं इस विषय को पढ़ाने में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छात्रों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग दिनों में
अलग अलग खेल खेलने को देंगे। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, इंसुलिन एक प्रकार का है। देखिए दोस्तों, हमें बताने हैं कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, पैनक्रियाज से स्रावित होने वाला ग्रंथि है। इसी की कमी से आप लोग याद रखेंगे, मनुष्य में एक रोग होता है, बीमारी होता है, और वो है डायबिटीज। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज। और ये क्या है? एक हार्मोन है हमारे शरीर में पाया जाने वाला। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला व्हेल है, यानी कि ऑप्शन ए ब्लू व्हेल इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक उपागम नहीं माना जाता है? ये साथियों हमें बतानी है, एस्पिरेंट्स हमें बतानी है कि इनमें से किसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या एक उपागम नहीं माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, निरंकुश को उपागम नहीं माना जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंकुश को एक उपागम नहीं माना जाता है, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सैंग्यूवोरस है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सैंग्यूवोरस जीव कौन सा होता है। तो देखिए, वैसे जीव जो दूसरे जानवरों या इंसानों के रक्त को अपना मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे जीव को सैंग्यूवोरस जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंग्यूवोरस जीव। तो आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल समझ गए होंगे कि वो जीव कौन सा है जो दूसरे जानवरों या इंसानों के रक्त को अपना मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वो है मच्छर। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। कौन सा जीव सैंग्यूवोरस है? तो आप लोग याद रखेंगे, मच्छर, मस्क्यूटोस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज द्वारा बनाया गया है और ना तो बाइनरी है और ना ही जैविक रूप से निर्धारित है? ये हमें बतानी है कि इनमें से किसे समाज के द्वारा तो बनाया गया है, लेकिन न तो वो बाइनरी है और ना ही जैविक रूप से क्या है, निर्धारित है। तो वो है जेंडर, यानी कि लिंग। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। लिंग को समाज के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये न तो बाइनरी है और ना ही जैविक रूप से निर्धारित है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लिंग अर्थात जेंडर। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, वर्तमान समाज में निम्नलिखित में से किसने जीवन के हर पहलू को संतृप्त किया है? ये हमें बतानी है। वर्तमान समाज में इनमें से कौन जीवन के हर पहलू को क्या किया है, संतृप्त किया है? तो वो है दोस्तों इस देश का मीडिया, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मीडिया जो क्या है, आज के समाज में, वर्तमान समाज में जीवन के हर पहलू को संतृप्त किया है, वो है मीडिया। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, रोजगार के अवसर में असमान व्यवहार। रोजगार के अवसर में असमान व्यवहार जैसे पदोन्नति, वेतन लाभ और विशेषाधिकार लिंग के आधार पर दृष्टिकोण के कारण अपेक्षाओं को माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, ये हमें बतानी है। रोजगार के अवसर में असमान व्यवहार, यानी कि व्यवहार क्या है, असमान है, जैसे पदोन्नति, वेतन
लाभ और विशेषाधिकार लिंग के आधार पर दृष्टिकोण के कारण अपेक्षाओं को क्या माना जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे, लिंग पूर्वाग्रह माना जा सकता है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, खाली जगह में कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी, लिंग पूर्वाग्रह। रोजगार के अवसर में असमान व्यवहार जैसे पदोन्नति, वेतन, लाभ और विशेषाधिकार और लिंग के आधार पर दृष्टिकोण के कारण अपेक्षाओं को माना जा सकता है लिंग पूर्वाग्रह। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? यह हमें बतानी है कि इनमें से किसे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, बुद्धि और धारण, लिंग और क्षमता और साथ ही साथ सीखने की शैली, इन तीनों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, ये सभी क्या है दोस्तों? शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत इन सभी को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार ज्ञान का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? यह हमें बतानी है। राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार ज्ञान का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो देखिए, छात्र की पूर्व समझ इससे भी प्रभावित है, स्वयं और स्कूल के बारे में छात्र का दृष्टिकोण इससे भी प्रभावित है, और अगला विकल्प क्या है? छात्र कैसे सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, इससे भी क्या है? प्रभावित है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में सभी। ये क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार ज्ञान का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो आप लोग याद रखेंगे, उपर्युक्त में सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यह सोचने में सक्षम बनाता है कि सीखने और समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कहां करना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा यह सोचने में सक्षम बनाता है कि सीखने और समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीति का प्रयोग कब करना है, कहां पर करना है? इनमें से कौन सा यह सोचने में सक्षम बनाता है? तो देखिए, मेटा संज्ञानात्मक, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, जो मेटा संज्ञानात्मक है ये क्या करता है? ये सोचने में हमें सक्षम बनाता है कि सीखने और समस्या समाधान के लिए जो विशेष रणनीति हम लोग बनाते हैं, इसका उपयोग कहां करना है, कब करना है। ये मेटा संज्ञानात्मक सोचने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, एक बच्चे को कैलेंडर की सहायता से किसी विशेष तिथि पर सप्ताह के दिन को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बच्चे को कैलेंडर की सहायता से किसी विशेष तिथि पर सप्ताह के दिन को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। उनकी संक्रिया में किस प्रकार का कार्य शामिल है? ये हमें बतानी है एस्पिरेंट्स, ये हमें बतानी है। क्या बतानी है? कि उनकी क्रिया में किस प्रकार का कार्य शामिल है। तो देखिए, एक तो अभिसारी सोच, ये भी शामिल है, अभिसारी सोच ये शामिल है, और स्मृति और संज्ञानात्मक ये भी क्या है? ये भी सोच शामिल है, ये भी कार्य शामिल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चे को कैलेंडर की सहायता से किसी विशेष तिथि पर सप्ताह के दिन को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। उनकी संक्रिया में अभिसारी सोच और स्मृति और संज्ञानात्मक ये दोनों कार्य शामिल है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ए और बी दोनों। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि अभिसारी सोच और स्मृति और संज्ञानात्मक, ये तीनों। ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे एस्पिरेंट्स, आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।